आप सबको भगवान बिरसा जी की इस पावन भूमि पर आकर धरती को प्रणाम करते हुए आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में आप सबको भी मैं अपनी तरफ से जय जोहार निवेदन करता हूं। मित्रों, जलप्रपातों के इस शहर रांची में आकर के इस महान धरती पर, इस प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर धरती पर आकर के, जिसकी महान सांस्कृतिक परंपराएं हैं, एक सुदीर्घ इतिहास है और सांस्कृतिक गहनता के साथ साथ में जिस प्रदेश की सह अस्तित्व की परंपराओं ने भारत के सभी कोनों में सर्वदूर रहने वाले लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। यहाँ की सुरम्य वातावरण, यहाँ का नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य जिस भूमि को सहज रूप से दिव्य भूमि ऐसा बनाता है, और चूंकि देश की प्रगति में, देश के विकास में इस दिव्य भूमि का महत्वपूर्ण योगदान है, मैं आज यहाँ उपस्थित आकर के आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में आप सबको प्रणाम करते हुए, जोहार करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मित्रों, देश की सरकार ने अभी कुछ दिन पहले आने वाले 1 साल के लिए अपने काम के प्रारूप के रूप में बजट प्रस्तुत किया है। बजट पर चर्चा करूं उससे पहले सम्माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में बात की, मैं उस परिप्रेक्ष्य में आप सबके सामने चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, जैसा मुझे बताया गया, इस सभागार में यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, और आप सब लोगों ने बजट की माइक्रो पिक्चर को अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने उपयोग के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से देखा होगा। उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बात करने की आवश्यकता न रखते हुए, न समझते हुए, मैं एक मैक्रो पिक्चर आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि किस तरह से देश ने परिवर्तन को पिछले इतने वर्षों में देखा है। क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद में भारत आजाद हुआ, और जिस संघर्ष में भगवान बिरसा मुंडा से लेकर के अनेक लोगों ने अपने आप को खपा दिया। हजारों लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाना स्वीकार किया, हजारों लोगों ने अपने सीने पर गोली खाना स्वीकार किया, हजारों लोगों ने काल कोठरियों में यातनाएं सही होंगी वीर सावरकर की तरह, हजारों लोगों ने कोलू में बैल की तरह जुट जाना स्वीकार किया होगा, लाखों लोगों ने लाठियों के प्रहार सहे होंगे, कोड़ों की मार सही होगी, बर्फ की शिलाओं पर लिटाए गए होंगे, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन आजादी के बाद में भारत को किस दिशा में और किस गति के साथ में लेकर के जाना है, इसके स्पष्ट इस सोच के अभाव के चलते हुए, और भारत में लगातार सत्ता का केंद्र केवल एक पार्टी के पास में रहने के चलते हुए, एक परिवार के पास में रहने से चलते हुए, देश निरंतर पिछड़ता गया। औद्योगिक क्रांतियों के इस युग में, जहां विश्व के अनेक देशों ने इस 6-7 दशक की यात्रा में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए अपने आप को बहुत आर्थिक दृष्टि से सक्षम संपन्न बनाया, तकनीकी की दृष्टि से भी अपने आप को प्रगति करते हुए छोटे छोटे देशों ने अपने आप को बड़े टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स के रूप में विकसित किया, लेकिन स्पष्ट नीतियों के अभाव और सरकार का कामकाज मात्र, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि सरकारों का कामकाज मात्र चुनाव जीतने की अपेक्षा के साथ में, सत्ताओं के सिंहासन पर बने रहने की अपेक्षा पर के लिए होने के चलते हुए, देश प्रगति और विकास के इस दौर में तमाम संभावनाओं के होते हुए भी निरंतर पिछड़ता गया। छोटे छोटे देश, सिंगापुर, जापान, ताइवान, इन सब लोगों ने जो यात्रा लगभग हमारे साथ साथ में पूरी प्रारंभ की थी, या हमसे कहीं बाद में प्रारंभ की थी, वो देश प्रगति करते हुए उस मुकाम पर पहुंचे कि पूरा विश्व उनके प्रति सम्मान के दृष्टिकोण से देखने लगा, और उनकी क्षमता, ताकत, हैसियत निरंतर बढ़ती रही, जबकि दुनिया का
बड़े भूभाग वाला देश होने के बावजूद भी और तमाम प्राकृतिक संसाधनों के होते हुए, बौद्धिक संपदा के होते हुए भी वो भारत जो कभी विश्व गुरु भारत था, वो पिछड़ते 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 गरीब देश की श्रृंखला में आकर के खड़ा हो गया। कुछ छोटे कालखंड को छोड़ दें, भारतीय जनता पार्टी का उद्विकास जिस तरह से हुआ, जिस अपेक्षा के साथ में भारतीय जनता पार्टी की रचना हुई, मैं आज उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता। लेकिन वहां से यात्रा प्रारंभ करके धीरे धीरे छोटे से कालखंड को छोड़ दें, निरंतर एक ही पार्टी, एक ही दल की शासन रहा, या कुछ दलों ने मिलकर के इस तरह की सरकारों का निर्माण किया जिनका एकमात्र उद्देश्य चुनावों को जीतना और सत्ता के सिंहासनों पर बने रहना था। 2014 तक आते आते देश का जिस तरह का परिदृश्य था, देश लगातार 10 साल तक घोटालों के मार सहते हुए, भ्रष्टाचार जिस तरह से देश में चरम पर था, आतंकवाद जिस तरह से देश में सहज रूप से दिखाई देता था, हर दूसरे तीसरे महीने एक बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले के समाचार देश में आते थे, और उसी के साथ साथ में किसी न किसी एक बड़ी आतंकवादी घटना के समाचार उस समय में देश में सुनाई देते थे। भ्रष्टाचार की गूंज और आतंकवाद के धमाकों के से देश दहला हुआ था। जहां एक तरफ आतंकवाद की मार देश सहन कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ नक्सलवाद निरंतर देश में अपने सुरसा के मुख की तरह अपने आप को बढ़ा रहा था। और ऐसा महसूस किया जाता था कि देश के लगभग 1/3 जिलों में, 256 जिलों में, देश में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में नक्सलवाद अपन का फन जो है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा था।